हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे किताब जो कि है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा रचित ये पुस्तक है। इसको हम लोग पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 77 से के आगे से पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियोस आ चुके हैं जिनमें 76 पेज नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज अभ्रंश साहित्य टॉपिक से हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्रंश साहित्य, जो कि पेज 77 से लेके 80 या फिर 81 पेज नंबर तक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पूछा जा सकता है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है, जो कि अभ्रंश भाषा के कवि थे। फिर स्वयंभू 8वीं शती यानी कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। अब स्वयंभू का समय कितना था? 783 ईस्वी है। फिर स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि अभ्रंश भाषा के भी पहले कवि थे। फिर स्वयंभू का समय कितना है? 783 ईस्वी है। और स्वयंभू जो हैं जैन परंपरा के भी प्रथम कवि थे। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, मतलब कि 3 रचनाएं, एक पमचर्यु, ऋट्मेयचर्यु और स्वयंभू छंद। तो पूछा जा सकता है, एक तो इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, तो पमचर्यु, ऋट्मेयचर्यु और स्वयंभू छंद। फिर आगे देखते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने पमचर्यु को उसके पुत्र जो मतलब कि पमचर्यु था उसको उनके पुत्र जो थे त्रिभुवन ने पूरा किया था। यानी कि इनकी क्या है, ये अपूर्ण कृति थी, उसको पूरा किसने किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। फिर पमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। तो इसकी मतलब कि पृष्ठभूमि क्या है पमचर्यु की? इसकी है कि राम के चरित्र का वर्णन है इसमें। फिर शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या फिर पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शिव सिंह सेंगर हैं उन्होंने उनके अनुसार 7वीं शताब्दी के जो पुष्य या फिर पुंड कवि थे वो हिंदी के प्रथम कवि थे। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। अब शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? पुष्य या फिर पुंड कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ये जो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि बताया है, ये अभ्रंश के प्रसिद्ध पुष्यदंत हैं, जिनका समय क्या है? 9वीं शती है। सर्वमान्य धारणा के अनुसार क्या है? पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शती में हुआ। तो सर्वमान्य धारणा क्या है कि पुष्यदंत जो हैं वो 10वीं शती में थे। पुष्यदंत की रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋ कुमारचर्यु, जसहरचर्यु। तो 63 महापुरुष गुणालंकार यानी कि 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन। फिर ऋ कुमारचर्यु और जसहरचर्यु। अब आगे देखते हैं। तो पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। यानी कि महापुराण की रचना भी पूछ सकते हैं किसने की है? तो पुष्यदंत ने की है। और इसका दूसरा नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। वही चीज़ कि नाम में 63 महापुरुष गुणालंकार यानी कि 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है।
अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी कि चौपाई जो छंद है उसमें 15 मात्राएं, जो अपभ्रंश या फिर अवहट्ट का जो चौपाई छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। जबकि अब हम लोग पढ़ते हैं तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। लेकिन जो अपभ्रंश और अवहट्ट का चौपाई छंद है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। पुष्य दंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुष्य दंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। फिर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाषा का जड़ कहा है, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाषा का जड़ कहा है। फिर पुष्यदंत ने स्वयं को, मतलब कि इन्होंने अपने आप को खुद ही अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्यदंत। तो हरिशेन का ग्रंथ है धम्म परीक्षा, उसमें अपभ्रंश के इन्होंने 3 कवियों को स्थान दिया है, एक चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख जो हैं उनको पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है, तो इसको लिख सकते हैं। पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक कौन है? चतुर्मुख हैं। पद्धड़ी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है, तो पद्धड़ी क्या है? ये 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले कवियों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है। तो यही इस छंद का प्रयोग करके जो इस पद्धति पे काव्य लिखते हैं उसी को पद्धड़िया बंध कहते हैं। फिर पुष्यदंत मान खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम की सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, यानी कि ये जो धनपाल कवि हैं ये मुंज के कवि सभा रत्न थे और मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल जो हैं उनको मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल, तो धनपाल कौन है? अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं। इनका समय क्या है? 10वीं सदी है और इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। तो भविष्यत कहा रचना पूछी जाए किसकी है तो धनपाल की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य का परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी जो है उसमें उपदेश रसायन रास की रचना हुई और इसके लेखक कौन है? जिनदत्त सूरी हैं और ये जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है और ये क्या है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को जाता है, जिसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य हैं। अब अपभ्रंश भाषा में जो रास काव्य है उसका वो कौन सा है? उपदेश रसायन रास है। और हिंदी में जो पहला रास काव्य है वो कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास है और इसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य हैं। उपदेश रसायन रास के जिनदत्त सूरी हैं। फिर उपदेश रसायन रास में 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। फिर अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक। इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। तो पहले मुसलमान द्वारा लिखा गया देसी भाषा में काव्य ग्रंथ जो है वो है संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है। तो संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना है। तो इसका जो संदेश रासक है इसका समय क्या है? 12वीं सदी के उत्तरार्ध से लेके 13वीं सदी के प्रारंभ से।
मुनीराम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं मुनीराम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनीराम सिंह का आविर्भाव 1050 जो संवत है 1057 उसको मानते हैं। मुनीराम सिंह ने पाहुल दोहा की रचना की है। तो पाहुल दोहा के रचनाकार हैं मुनीराम सिंह। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू को माना जाता है। जोइंदू की 2 पुस्तकें, एक परमात्म प्रकाश और योगसार। तो जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, एक परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ग्रियर्सन ने आदिकाल में 9 कवियों का उल्लेख किया। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर, जोधराज। तो ग्रियर्सन ने 9 कवियों को आदिकाल में सम्मिलित किया। कौन कौन से? पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर, जोधराज। फिर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। अच्छा, ग्रियर्सन की बुक का नाम बताएंगे, शिव सिंह सेंगर की बुक का नाम बताएंगे, और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन से मतलब मिश्र बंधु कौन कौन से उनके नाम बताएंगे आप लोग। तो मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल, अब इन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया था? आरंभिक काल दिया था। तो आरंभिक काल में 19 कवियों को स्थान दिया है। तो मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को आदिकाल में स्थान दिया था और इन्होंने आदिकाल का नाम रखा था आरंभिक काल। तो ये क्या है? 19 कवियों के नाम हैं, जैसे कि पुष्य या फिर पुण्य की जो रचना है वो नहीं मिलती है और इनका समय है 770 विक्रम संवत यानी कि। फिर किसी अज्ञात कवि ने खुमान रासों की रचना की, यानी कि खुमान रासों के रचनाकार का नाम नहीं मिलता है और इसका समय है 890 विक्रम संवत। फिर नंद कवि की रचना जो है वो हमें अज्ञात है, तो 1137 विक्रम संवत। मसूद की भी रचना अज्ञात है, 1180 विक्रम इनका संवत है। कुतुब अली की रचना अज्ञात है, 1180 विक्रम संवत। फिर साईदान चारण संवत्सार इनकी रचना है, 1191 विक्रम संवत इनका समय है। अकरम फैज वर्तमाल 1205 से 1258 विक्रम संवत। चंद की रचना है पृथ्वीराज रासो 1225 से 1249 विक्रमी इनका संवत है। जगनिक का है आला और इनका समय हमें पता नहीं है। केदार कवि हैं, इनके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। बारदर वेड़ी इनकी रचना अज्ञात है, इनका समय है 1225 विक्रम संवत। अच्छा, इसमें जो पुष्य हैं इनका नाम याद रखना है, खुमान रासों के समय याद रखना है। फिर चंदबरदाई जो हैं, उसके बाद जगनिक, फिर आगे देखते हैं। फिर जलहन जो हैं, कहा जाता है कि ये चंद्रबरदाई के ही पुत्र होंगे जल्हर, और इन्होंने पृथ्वीराज की रचना पूरी की थी, तो इनके बारे में भी लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। फिर भूपति ने लिखा है भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपतिनाल इम्पॉर्टेंट, विसल देव रासो के रचनाकार हैं, समय है 1354 विक्रम संवत। नल्ल सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रम संवत। सारंगधर हमीर काव्य 1357 विक्रम संवत। अमीर खुसरो की रचना का नाम नहीं पता है और समय भी डिफाइन नहीं है। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ 40 ग्रंथ हैं इनके और 1407 विक्रम संवत इनका समय। तो यहाँ से जितने भी कवि हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और ऊपर चंद, जगनिक और पुष्य कवि और खुमान रासो ये इम्पोर्टेंट है। फिर मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी। तो अब पहले संस्करण में देखिए मिश्र बंधु विनोद के 4 संस्करण आए थे, 1, 2, 3 और 4। तो जो दूसरा संस्करण था उसमें इन्होंने क्या किया, सिद्ध और नाथ जो कवि थे उनको भी शामिल कर लिया। तो पहले संस्करण में 19 कवि थे आरंभिक काल में, लेकिन फिर सिद्ध और नाथ को भी शामिल कर लिया, तो क्या होगी संख्या 75 हो गई।
दूसरे संस्करण में। फिर आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, एक अपभ्रंश और एक देश भाषा या बोलचाल की रचना। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी बताएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो आदिकालीन रचनाएं हैं उनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, 2 में, एक अपभ्रंश भाषा में, एक देश भाषा में। फिर अपभ्रंश में इन्होंने और आदिकाल में इन्होंने 12 रचनाओं को सम्मिलित किया। 12 में से 4 जो हैं अपभ्रंश की हैं। अपभ्रंश की 4 कौन कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो इसको याद कर सकते हैं अपभ्रंश की विजय, इस तरीके से, विजय हमारी की। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं अपभ्रंश की रचना है। तो विजय हमारी की, विजय से विजयपाल रासो, हमारी से हमीर रासो, की से कीर्तिलता और की से कीर्ति पताका। फिर देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य में इन्होंने 8 रचनाएं ले ली। 8 रचनाएं कौन कौन सी? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। इसको याद करने के लिए एक तरीका बना सकते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे उनको खुमान चढ़ता था। खुमान चढ़ता था तो वो वीरता दिखाने के लिए कौन? पृथ्वीराज जयचंद से लड़ाई करने गए और इन्होंने चंद्रिका, यानी कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, तो उसको कह सकते हैं चंद्रिका को माला पहना दिया। तो वहाँ पे खुसरो ने पहेलियाँ और विद्यापति ने पदावली गाई। तो जो खुमान चढ़ता था, यानी कि राजाओं को खुमान चढ़ता था, तो खुमान रासो वीरता दिखाने के लिए वो चलते थे। तो बीसलदेव रासो कौन? पृथ्वीराज चौहान जो हैं जयचंद प्रकाश, यानी कि जयचंद से लड़ाई करने चले और उनकी पुत्री चंद्रिका को माला पहना दिया। खुसरो ने यहाँ पे पहेलियाँ गाई और विद्यापति ने पदावली गाई। तो इस तरीके से देश काव्य की 8 रचनाएं याद कर सकते हैं। और विजय हमारी की से विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने जो सम्मिलित की हैं हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9 कवियों को शामिल किया है। फिर हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र जो हैं वो कौन से राजा के दरबार में थे? सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में थे। इनका व्याकरण का जो ग्रंथ है उसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। फिर हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ग्रंथ है उसका नाम है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ये प्रसिद्ध किस नाम से हुआ? सिद्ध हेम नाम से। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। तो 1088 ईस्वी में हेमचंद्र का जन्म हुआ था और ये क्या है? जैन आचार्य हैं। इनकी पुस्तकों के नाम है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश। तो हेमचंद्र की पुस्तकों के नाम हैं, एक तो व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसके अलावा है कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाममाला कोश। फिर हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। हेमचंद्र को क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की। तो हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। तो सोमप्रभु सूरी क्या हैं?
जैन साधु हैं। इनका जो समय है क्या है 1252 विक्रम संवत। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। तो सोमप्रभु सूरी ने क्या किया है, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है और यह क्या है गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत का काव्य है। फिर जैनाचार्य मेरुतुंग का समय क्या है 1361 और इन्होंने प्रबंध चिंतामणि काव्य की जो ग्रंथ है उसकी रचना की है संस्कृत भाषा में। फिर प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। तो प्रबंध चिंतामणि में मालवा के राजा जो भोज थे उनके चाचा मुंज के जो कुछ दोहे हैं। फिर प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। तो प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है, लक्ष्मीधर हैं और समय है 14वीं शताब्दी। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। तो पूछ सकते हैं प्राकृत पेंगलम में कौन कौन से कवियों की रचनाएं हैं, तो विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर। फिर प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार जो हैं वो वंशीधर हैं। तो प्राकृत पेंगलम की टीका की है किसने की, वंशीधर ने की। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की जो है उनके बारे में की रचना कैसी हुई होगी उसकी कल्पना करते हैं, उसके बारे में मतलब अनुमान लगाते हैं और उसके रचनाकार सारंगधर को बताते हैं उसी से। आज राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक कवि को इसका रचयिता माना है। मतलब कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो सोचते हैं कि हमीर रासो के रचनाकार जज्जल हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो कि किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि हमीर जो है वो अमीर का विकृत रूप है और ये विशेषण है ना कि किसी का नाम है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधरकृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिया गया एक पद्यकोश है जिसे किंतु बीच बीच में देश भाषा काव्य के वाक्य भी आ जाते हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निश्राण शब्दा खरा। वैसे पूछा नहीं जाएगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। तो बच्चन सिंह ने अनुमान लगाया है कि सारंगधर जो हैं वो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य और फागु साहित्य तक इसको पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और फागु साहित्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है और आपको पसंद आता है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you very much for watching this video.